नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी में किस सेक्शन से सवाल आते हैं। जीएसएससी सीजीएल का ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। 10 सवाल हमने यहाँ पे लिए हैं क्योंकि 10 सवाल पिछले सीजीएल में आए थे। ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटी का जो सेक्शन है वो ऑल इंडिया बेसिस पे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे झारखंड की हम लोग बात करें, जीएसएससी हो, जेपीएससी हो, सब में सवाल आते हैं, इसलिए काफी ज्यादा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने प्रश्नों से यहाँ पे थ्योरी में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक एक बहुत सारे टॉपिक्स आपके एक ही वीडियो में कवर हो जाने वाले, तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। और इसकी टेस्ट सीरीज जो है सीजीएल की वो मैंने लॉन्च कर दिया बहुत सारे एग्जाम की, तो आप जाके जो एनालाइज फॉर यू ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए पहला सवाल क्या है, और बाइलिंगुअल टेस्ट होता है मेरा, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहती है। राज्यसभा नामक उच्च सदन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो आपको पता है उपराष्ट्रपति, ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं, बट यहां से और क्या क्या सवाल बन सकते हैं उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में आपको दिमाग में रखना चाहिए कि जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के, वो मेंबर्स का जो एज होता है वो कितना होना चाहिए। तो राज्यसभा में जो मेंबर्स का एज है वो 30 ईयर्स होना चाहिए। जबकि यदि हम लोग लोकसभा की बात करें, ठीक है, लोकसभा की बात करें तो 25 साल होना चाहिए, मिनिमम एज की हम लोग बात करें, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 साल और 30 साल राज्यसभा के लिए। यदि हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करें तो इनके लिए एज कितना होना चाहिए? 35 ईयर्स होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इतना हमने समझ लिया। आगे हम लोग बात करें तो हमें पता है कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, ये तो बहुत बच्चे वाली बात है। उसके बाद बात करें तो देखिए उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का जो कार्य है, आपको यह पता है कि उपराष्ट्रपति यहाँ पे क्या होता है कि जैसा कि मैंने कहा कि अध्यक्षता करते हैं राज्यसभा का, ठीक है। इसे हम कहते हैं एक्स ऑफिशियो और हिंदी में कहते हैं पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष। तो पदेन अध्यक्ष क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। पदेन अध्यक्ष का मतलब यह होता है कि मान लीजिए कोई संस्था है, कोई संस्था है जैसे नीति आयोग है, ठीक है, भारत का नीति आयोग जिसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो नीति आयोग है मान लीजिए। अब नीति आयोग का जो ये होता है पदेन अध्यक्ष होता है, वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या होता है भाई? तो कोई भी एक संस्था है जहां पे अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, मतलब इलेक्शन, उसके लिए स्पेशल कोई इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली कोई एक बंदा होता है जो अध्यक्ष बन जाता है। जैसे नीति आयोग से एक संस्था है, अब उसका जो पदेन अध्यक्ष होगा, जो भारत का प्रधानमंत्री होगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, वही इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। मतलब इसके लिए स्पेशल चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसे हम कहते हैं पदेन अध्यक्ष। यदि चुनाव होता तो इसको हम लोग अध्यक्ष कहते हैं, न कि पदेन अध्यक्ष, समझ गए। उसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। इनके लिए कोई इलेक्शन कराने की स्पेशल जरूरत नहीं पड़ती। उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, उस पर बात करेंगे, बट यदि राज्यसभा का हम लोग बात करें तो राज्यसभा के लिए जो अध्यक्ष है उसके पद के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, ठीक है। जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे वही उसके जो है अध्यक्ष करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। इतना हमने समझ लिया। अब चूंकि यहाँ पे बात आ रही है चुनाव की, तो राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव में बहुत मजा है, दोनों में बहुत अंतर है। पहला सिमिलिटी में बता देता हूं, मैंने दोनों में एक रूपता यदि बात करें तो सिमिलिटी ये है कि दोनों का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है कि हम लोग भाग नहीं ले रहे, हम लोगों ने किसी को चुना है, जैसे एमपी एमएलए को चुना है, वो लोग भाग लेते हैं, ठीक है, वो लोग चुनते हैं किसको? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को। तो ये तो सिमिलिटी हो गई, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है समझिएगा। यदि उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति में जो इलेक्शन होता है इसमें कौन लोग भाग लेते हैं? तो इसमें जो है मैं बता दूं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों के जो मेंबर होंगे, मतलब मेंबर का मतलब है कि नॉमिनेटेड, मनोनीत भी होंगे, और जो चुने हुए मतलब इलेक्टेड मेंबर, दोनों मेंबर इसमें भाग लेंगे। कौन? उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में। मैंने क्या बोला? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कंप्लीट मेंबर, सभी मेंबर, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। लोकसभा में आपको पता है कि दो जो है पहले एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था, राज्यसभा में तो अभी भी है 12, ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट इसको जो है वो क्या करते हैं, तो नॉमिनेट करते हैं, तो ये लोग भी भाग लेते हैं, ठीक है। हालांकि जो लोकसभा में हम लोग बात करें एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन होता है वो अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है, ये आप दिमाग में रखिएगा। बट हमें ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी भाग लेते हैं। इसके पीछे बहुत मजेदार कंसेप्ट है, उसको मैं समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ठीक है। क्योंकि देखिए, क्योंकि राष्ट्रपति ही नॉमिनेटेड मेंबर को क्या करता है, मतलब जो मेंबर है, जो नॉमिनेशन होती है वो राष्ट्रपति ही चुनता है। तो राष्ट्रपति किसी बंदे को यदि चुना है
तो उसको यदि वो चुनाव में वो भाग लेगा वो बंदा, तो आपको क्या लगता है वो क्या करेगा, उसके फेवर में देगा कि नहीं देगा? मान लीजिए मैं राष्ट्रपति हूँ, ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और मैंने 12 बंदे को मैंने जो है उसको क्या कर दिया, नॉमिनेट कर दिया। अगले इलेक्शन में मैं लड़ रहा हूँ, ठीक है, तो वो 12 बंदा क्या करेगा, मेरे को ही वोट देगा ना, उसको पता है कि अगली बार मैं फिर जो है उसको चुनूंगा। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है मैं बता दूं कि आखिर प्रेसिडेंट में कौन कौन भाग लेते हैं। तो प्रेसिडेंट में सबसे पहली बात कि नॉमिनेटेड मेंबर तो भाग लेते ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, मगर लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर इसमें नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे दिल्ली और पुदुचेरी जो है यूनियन टेरिटरीज के जो एमएलए होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे भाग लेंगे, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वहाँ वो जो है भाग लेने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तीसरा, तो जो एमएलए होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ के जो मेंबर होते हैं जिसे एमएलए कहते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। लेकिन फिर से एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें जो नॉमिनेटेड होंगे, जैसे झारखंड में अभी भी 2 नॉमिनेटेड हैं, अगले चुनाव में जो नॉमिनेशन है वो खत्म हो जाएगा, एक नॉमिनेशन सॉरी, तो वो नॉमिनेशन अगला जो चुनाव में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिलहाल अभी है, ठीक है, एंग्लो इंडियन, समझ गए बात। तो वो जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेने वाले। इतना हमने समझ लिया। चलिए, इतना हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे आगे। आई थिंक यहाँ से और कोई सवाल छूट नहीं रहा है, ठीक है, कोई सवाल छूटेगा तो मैं आगे फिर बता दूंगा। देखिए अगला सवाल है, भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित था? ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, कितने भागों में विभाजित था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 22, ठीक है। कितने भाग थे? तो 22 भाग में विभाजित था। देखिए पहले क्या था, जब हमारा संविधान बना था मूल रूप में, ठीक है, तो उस टाइम में क्या था, तो 22 भाग थे, और अभी कितने भाग है? 25 भाग है, ठीक है। कहीं कहीं आपको 22 भाग ही दिखेगा क्योंकि 22 में अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, बट आपको हमेशा परीक्षा दृष्टिकोण से दिमाग में रखना है कि 25 भाग फिलहाल हैं, ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो इतना हमने समझ लिया। अब चूंकि भाग की बात आई है तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यह भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ें मैं बता दूं। देखिए जैसे एक बुक होता है ना, एक बुक में क्या होता है, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, बुक में जो बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई हिस्ट्री का बुक है, ठीक है। अब हिस्ट्री के बुक में बहुत सारे चैप्टर्स आपके पढ़ने होते हैं, ठीक है। यदि मॉडर्न हिस्ट्री भी आप उठा लीजिए उसमें भी बहुत सारे चैप्टर होंगे। अब संविधान जब बनाया गया, ठीक है, तो संविधान जब बनाया गया तो हमारा देश का शासन चलाना है, तो बहुत सारे नियम कानून बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया कि चैप्टर्स बना दिए गए, चैप्टर्स, ठीक है, आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक, ठीक है। ये आर्टिकल्स जो है वो बनाए गए जिसे हम हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। ये सारा एक आर्टिकल में लिख दिया गया, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इस तरह से। फिर दूसरे आर्टिकल में कुछ लिखा गया, तीसरे आर्टिकल में कुछ लिखा गया, फोर्थ में एक एक लाइन में लिख दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद इसे हम अनुच्छेद कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है पार्ट, संविधान का भाग, और तीसरा आता है शेड्यूल, जिसे अनुसूची कहते हैं। ये क्या क्या है मैं बता दूं। अब देखिए संविधान का भाग का मतलब क्या है, बहुत सारे आर्टिकल सिमिलर थे, एक तरह के देखने लगने वाले, मतलब सिमिलरिटीज थी उनमें। जैसे आर्टिकल 1 से 4, ये आप यदि बात करें तो पहला में लिखा है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। उसके बाद यदि आर्टिकल 2, 3, 4 में आप देखेंगे तो इसमें राज्य के बारे में बताया गया है कि राज्य का कैसे गठन होगा, एक राज्य से तोड़ के दूसरा राज्य बनाएंगे तो कैसे होगा, किसी दूसरे कंट्री से किसी भी को मिलाना है हमारे भारत में तो कैसे मिलाया जाएगा। इसकी चर्चा इसमें आर्टिकल 1 से 4 में की गई है। तो इसमें आपको ये भाग 1 में डाल दिया गया है क्योंकि मिलते जुलते थे। उसी प्रकार से जो मिलते जुलती चीज़ें हैं उसको भाग में इस तरह से हम लोग जो है रखते जाते हैं। जैसे भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में आपको पता है कि इसमें किसके बारे में लिया गया है, तो ये यूनियन के बारे में दिया गया है, मतलब हमारे भारतवर्ष में जो हमारे जो संघ है, ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जितने भी लोग हैं, इसमें वो कैसे कार्य करते हैं उसके बारे में भाग 5 में दिया गया है। यदि भाग 6 देखेंगे तो स्टेट के बारे में, द स्टेट्स के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है, द स्टेट्स के बारे में कि राज्य में मुख्यमंत्री कैसे होगा, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, राज्यपाल कैसे होगा, एडवोकेट जनरल कैसे होगा। तो इस प्रकार से वो भाग बनाया गया है। तो आपने क्या समझा, भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब ये होता है कि जो एक मिलते जुलते जो आर्टिकल्स होता है वो सबको उठा के
कहीं पे डाल देना, उसको भाग बोलते हैं। जैसे आपको यदि पढ़ना है कि भाई हमें यूनियन के बारे में, भारत संघ के बारे में पढ़ना है, तो कहाँ मिलेगा, तो हम लोग सीधे भाग 5 में पहुंच गए, भाग 5 खोले, ऐसे देख लिए हम लोग, इसलिए भाग बनाया गया। उसके बाद है शेड्यूल, अनुसूची। अनुसूची का मतलब क्या होता है? अनुसूची का मतलब यह होता है कि मान लीजिए, देखिए एक आर्टिकल 1 लिखा गया, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, आर्टिकल 1 में। अब आर्टिकल 1 में इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया, इसको और थोड़ा एलेबोरेट यदि यहीं पे कर देते तो ये आर्टिकल्स बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। एक आर्टिकल्स को या किसी नियम को, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको वर्णित करते हैं, उसको और बढ़ाते हैं। जैसे गवर्नर के बारे में जानना है तो और उसके बारे में क्या क्या शक्तियां हैं, वो सारी चीजें वो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग शेड्यूल में लिख देते हैं, अनुसूची में लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया अनुसूची का मतलब एलाबोरेट करना, उसको ज्यादा दीर्घ रूप में समझाना, वही है शेड्यूल, अनुसूची। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम लोग बात करें तो हम लोग इतना समझ में आ गया कि आखिर ये जो है क्या है। अगला सवाल यहाँ हमारे क्या है, तो यहाँ पे 22 सही आंसर था, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 5वीं पंचवर्षीय योजना के 2 उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया? देखिए जब मैं यहाँ पे सवाल ले रहा हूं तो आप समझ पा रहे हैं कि किससे किससे सवाल आ रहे हैं। जैसे इसके पहले वाला जो सवाल मैंने लिया था, ठीक है, इसके पहले वाला जो सवाल था वो किससे पूछा गया था? ये जो सवाल पूछा गया था संविधान से पूछा गया था। तो संविधान जो है, संविधान की उत्पत्ति जो है उससे सवाल आते हैं, और संविधान के जो भाग है या सिंपल सवाल, जैसे हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उससे सवाल आते हैं। ल्यूसेंट में पढ़ सकते हैं या किसी भी बुक में पढ़ सकते हैं, मैंने भी पढ़ाया हुआ है इसको, ठीक है, और आगे मैं बताने वाला हूँ। जैसे जो पहला सवाल था वो क्या था, ये जो है उपराष्ट्रपति के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, उसके बाद अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी जिसको कहते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इससे सवाल आते हैं। उसके बाद यदि राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, एडवोकेट जनरल, ठीक है, तो इससे सवाल यहाँ पे आते हैं। तो समझ रहे हैं, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। अगला सवाल हमारा पंचवर्षीय योजना का है। तो पंचवर्षीय योजना का प्रत्येक बार, पिछले बार 2 सवाल आया था, ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना का भी सवाल हमेशा आता है। क्या सवाल है, निम्नलिखित में से किसने पंचवर्षीय योजना के 2 उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया? ठीक है, तो यहाँ पे सवाल बहुत सिंपल सा पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, तो यहाँ पे गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, तो ये वाला सही आंसर है। देखिए ये जो पंचवर्षीय हम लोग बात करें 5वीं, ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया था, और इसी पंचवर्षीय योजना में ये लगाया गया था, ठीक है। तो गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन इसका प्रमुख उद्देश्य था, तो हमने ये समझ लिया, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिससे आपको पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इससे सवाल आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, पदेन अध्यक्ष? जैसा कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं अभी फिलहाल। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है, भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, तीनों ही लंदन में आयोजित किया गया था। इससे सवाल क्या था, इसको इंग्लिश में कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। मतलब राउंड टेबल का मतलब एक ऐसे गोल वाला मेज था, और चारों तरफ में जो है, जो इसके जो मतलब भाग लेने वाले थे वो उसको बैठाया गया था चारों तरफ इस तरह से, इसलिए इसको गोलमेज सम्मेलन बोला जाता है। और इसके पीछे कारण मैं बता दूं, आखिर गोलमेज जो सम्मेलन, ये हिस्ट्री का हालांकि सवाल है, बट ये जो है रिलेटेड है संविधान से, ठीक है। देखिए गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था, आपको पता है कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, जिसमें दांडी मार्च आपको पता हुआ है, नमक सत्याग्रह से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये जब 1930 की, हम लोग 1929-30 की बात कर रहे हैं, तो ये काफी उस टाइम में 1930 में ये प्रबल था, ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन भारत आया और उसकी रिपोर्ट यहाँ पे आई। साइमन कमीशन में सभी लोग अंग्रेज थे, ठीक है, जिससे यहाँ के जो राजनेता हैं, कांग्रेस है चाहे जितनी भी पार्टीज हैं, वो बिल्कुल खफा थी कि इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ, और इस विरोध को रोकने के लिए, ठीक है, क्या हुआ, तो इसमें जो है एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया इंग्लैंड की तरफ से। उस टाइम में इंग्लैंड के राजा ने ये बुलाया, हालांकि इसमें भारत के वायसराय की बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो इसमें जो है बुलाया गया, ठीक है। और इसमें पहला जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, 1930 से 32 के बीच हुआ, ये मैं बता दूं, 1930 फिर 31 फिर 32 के बीच हुआ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। पहला में गांधी जी गए नहीं, तीनों में कौन गए, एक सवाल पूछता है, तीनों में कौन पार्टिसिपेट किए थे, तो तीनों में BR अम्बेडकर जी किए थे। आपको दिमाग में हमेशा याद रखना चाहिए,
तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन पार्टिसिपेट किए थे? तो बी आर अम्बेडकर जी। और गांधी जी सिर्फ सेकंड वाला जो था उसमें ही इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। हालांकि गोलमेज सम्मेलन का कुछ रिजल्ट निकला नहीं, ठीक है, निकला नहीं, बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लंदन। ठीक है, समझ गए? तो 2 सवाल मैंने यहाँ पे बोला कि गोलमेज सम्मेलन में तीनों बार बी आर अम्बेडकर, एक बार, और एक बार कब? सेकंड बार गांधी जी, ठीक है, गए थे। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में चुने जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 500। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है? 1 जनवरी 2016 को भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? यह सवाल 2016 में, चूंकि सीजीएल का एग्जाम उस टाइम में हुआ था तो उसमें सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये जो है 24 आंसर था, बट अभी ये बढ़ के क्या हो गया है? तो 25 हो गया है। कमेंट में आंसर करिएगा कि कौन सा अंतिम न्यायालय भारत में हुआ है, 25वां न्यायालय कौन सा है? तो अभी इसका आंसर 25 होगा, पहले 24 था। समझ गए बात? अगला सवाल हमारा, पंचायत राज में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 में संशोधन किया गया? देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। ये जो है पंचायत राज अधिनियम 2001, ठीक है, मैं अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। ये आपके झारखंड जी के आप कुछ भी फॉलो करते हैं, यदि आप उड़ान करते हैं तो उसमें भी दिया गया है। तो पंचायत राज अधिनियम 2001 में संशोधन हुआ था। ठीक है, और इसमें जो सही आंसर होगा 50%, महिलाओं की जो रिजर्वेशन है वो 50% कर दी गई थी। ठीक है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, पंचायती राज की बात करें, पूरे भारतवर्ष की पंचायती राज की बात करें तो आर्टिकल 243 से 243 ओ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंचायती राज के लिए। चलिए पंचायती राज पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं आज एलिमेंट्री क्लास ले रहा हूं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने झारखंड के एक अलग राज्य के गठन की मांग करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल हमारा, पंचायती राज प्रणाली की त्रिस्तरीय मतलब 3 लेयर संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च रैंक है? ठीक है, तो पंचायती राज की हम लोग बात कर रहे थे, तो देखिए 2 सवाल यहाँ पे पंचायती राज से आ गया। आर्टिकल 243 से 243 ओ के बीच पंचायती राज की बात की गई है। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो 3 लेयर होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे जो 3 लेयर मैक्सिमम हो सकता है, 2 लेयर भी हो सकता है। तो 3 लेयर में क्या है? तो 3 लेयर में जो सबसे टॉप पोस्ट है वो जिला परिषद होता है। ठीक है,